Start the class. हेलो, स्क्रीन दिख रही है बेटा आप लोगों को? नो मैम। नहीं दिख रही? वेट जस्ट अ मिनट। अब दिख रहा है शेयरिंग? यस हेलो, मैम। यस मैम। ओके। अब दिख रहा है? यस मैम। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, सो वी विल कंटिन्यू द टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे, दैट इज द सेल बायोलॉजी एंड अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। ठीक है, सो इन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल हम लोग पढ़ चुके थे, दैट इज अबाउट द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, then we were discussing about the cytoplasm, and in the cytoplasm we have discussed the cytoplasmic matrix and the cytoplasmic structures हम लोग डिस्कस कर रहे थे। and in the cytoplasmic structures we have discussed the different organelles such as ribosomes, then in the cytoplasm we have discussed the cytoskeleton, then we have discussed the microtubules and microfilaments। ये आप लोगों को क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट जो अभी तक हमने पढ़ाया है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, उसे पूछ लीजिए आप लोगों को जो भी पूछना हो, इफ यू हैव एनी डाउट। नो मैम। सो लेट्स कंटिन्यू दी फर्दर। So next topic is the Golgi apparatus, which is also one of the organelle which is present in the cell matrix. Okay, now this Golgi apparatus, और कई बुक्स में दिया होता है Golgi complex. These Golgi apparatus or the Golgi complex are generally related with the formation and the packaging of the material, and these materials are exported from the cell through the cell membrane. Okay, in the Golgi complex the unwanted food material, thus there is a formation and there is a packaging of the materials, और जो भी materials packed होते हैं, these materials are taken out from the cell. Now how they are taken out? They are taken out through the with the help of cell membrane. Cell membrane से पास होकर के there is a transportation. Okay, so ये जो इनका structure होता है, structure of the Golgi operator is generally sac like flat structures होते हैं। सैक लाइक का मतलब क्या होगा? इट इज जस्ट लाइक अ बैग, इट इज एम्प्टी। ठीक है, तो उस एम्प्टी बैग में मटेरियल कैसे पैक होगा? जब मटेरियल, किसी भी मटेरियल को प्लेस मिलती है तभी मटेरियल उस प्लेस को ऑक्यूपाई करता है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर जस्ट लाइक अ बैग, जस्ट लाइक अ सैक which is used for storing the materials to carry out that materials from the cell to the outside world. Okay, now the main function, तो ये जो हमारे गोल्गी apparatus होते हैं, they performs the different functions, that is they have the function of receiving proteins from the endoplasmic reticulum. So they receive proteins from the endoplasmic reticulum, they distribute the received proteins to the other organelles of the cell। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या होता है? प्रोटीन को रिसीव करना और सेल की जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये हमारे क्या करते हैं? सेल के ऑर्गेनल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सेल के बाहर भी प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? मेन फंक्शन क्या हो गया? रिसीविंग ऑफ द प्रोटीन, प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोटीन्स, देन पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन एंड शिपिंग। तो ये शिपिंग वर्ड जो है, दिस इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, now, next main function of the Golgi apparatus is the formation of secretory vesicles. Now, secretory vesicles का मतलब क्या हो गया? Vesicle means a empty space, empty bag like structure जो किसी भी चीज को store करने के काम आता है। ठीक है, and they are helpful in the formation of plasma membrane and cell wall of the plant cell। ठीक है, तो ये सारे वर्क होते हैं Golgi apparatus के। सो जो हमारे गोल्गी एपरेटर्स होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स,
स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? हेलो, यस आवाज मैम, आ रही है अभी आ मेरी? रही मैम, बीच में चली गई। स्क्रीन दिख रही है आप यस लोगों मैम, को? दिख रही है। यस आ मैम। रही है अभी? ओके। सो दिस गोल्गी ऑपरेटर्स जो होते हैं, दे आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ तो अदर फंक्शंस जो होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, दे आल्सो फॉर्म सर्टेन इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं. एंड these intracellular structures generally present, for example, they in the endocrine cells, they have a key role. Golgi complex का key role होता है in the hormone secretion. ठीक है, हार्मोन secretion में in the हेलो, हेलो, स्क्रीन आ रही बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. वेट जस्ट मिनट. So they are helpful in the, जैसे मैंने पहले भी बताया था, दे आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स इन द प्लाज्मा सेल्स एंड इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स. And for example, in the endocrine cells, it has a key role in hormone secretion. Secretory cells हैं, so they are helpful in the hormone secretion. So they are helpful in the hormone secretion and in the बेटा स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों का, क्योंकि लाइट चली गई थी अभी. हेलो, नो मैम, अभी स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही? वेट जस्ट मिनट, मैं शेयर कर रही हूँ, लाइट चली गई थी. अब आ रही है? यस मैम। यस मैम, आ रही है। अब आ रही है? तो ये हमारे गोल्गी ऑपरेटर्स के अदर फंक्शंस होते हैं अदर देन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. ओके, नाउ आफ्टर द ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ये जो आप स्लाइड पे देख रहे हैं, ये हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर्स हैं. एंड इन दी गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, जो थर्ड स्ट्रक्चर है बॉटम में, बॉटम राइट साइड में, उस पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जो राउंड शेप है, these are the secretory vesicles. So these secretory vesicles are also formed from the Golgi complex. And यहाँ पर बीच में empty space है, तो ये empty space क्या है? This is a sac like structure, hollow structure होता है, which is used for storing the substances. ठीक है, and this is, ये जो हमारे hollow structures में ये जो tube like structures होते हैं, this is known as the cisternae of the Golgi complex. और यहाँ पर इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, तो वेसिकल्स जो होते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड, तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेसिकल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ओके, नाउ आफ्टर द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, द नेक्स्ट ऑर्गेनेली ऑफ द substance is the next organelle is the mitochondria. Okay, so this mitochondria is also one of the very important organelle of the cell. And this mitochondria word was coined by, this word was first, or the mitochondria was first observed by Kolliker in 1880. So he was the first person who first observed the mitochondria. So these mitochondria are generally large sized, broad or rounded structures, and they are generally occur in a group, और कभी कभी ये सिंगल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है,
सो ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, दीज आर बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स। यहाँ पर टू मेम्ब्रेन्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। So in this case, mitochondrial structure features में there is an inner membrane of the mitochondria and outer membrane of the mitochondria. ठीक है, तो inner and outer membrane of the mitochondria are generally made up of the lipoprotein. Okay, so these mitochondria are the filamentous or granular cytoplasmic organelles of aerobic cells, and they are aerobic cells means the cell which utilizes the oxygen for performing the different functions, that are the aerobic cells. तो जितने भी higher animals हैं, plants हैं, they contains the mitochondria along with the some microorganisms such as algae, protozoa, fungi, है ना, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, बट बैक्टीरियल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है. ओके, सो दिस माइटोकॉन्ड्रिया हैव द लिपोप्रोटीन फ्रेमवर्क. लिपोप्रोटीन फ्रेमवर्क का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी होती है, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, दैट आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स. ओके, and generally these lipoprotein mitochondria are evenly distributed in the cytoplasmic matrix of the cell. ठीक है, see the structure, third structure में, दोनों structures में यहाँ पर दिया हुआ है. माइटोकॉन्ड्रिया में there is an outer membrane, there is an inner membrane. तो outer और inner membrane के बीच में free space available होती है जिसमें fluid filled होता है, and there is a matrix. ठीक है, और ये जो हमारे राउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज नोन एज क्रिस्टे. सो इनर मेम्ब्रेन में भी एंजाइम्स फील्ड होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन्स में भी एंजाइम्स यहाँ पर फील्ड होते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दीज एंजाइम्स आर रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग आउट द डिफरेंट फंक्शंस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, जो साइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट साइज वेरीज फ्रॉम 2.2 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन इन डायमीटर, एंड फ्रॉम 0.3 माइक्रोन टू 40 micron in length. This is the size of the mitochondria. Okay. After the size of the mitochondria, what is the chemical composition of the mitochondria? That is, mitochondria generally contains 65 to 70% of the protein which is present in the mitochondria. Then 25 to 30% of the lipid is present in the mitochondria, and near about 0.5% RNA and some amount of DNA is present in the mitochondria. Okay. So ये जो हमारा लिपिड होता है, that lipid includes around 90% of phospholipid. तो phospholipid में भी जो हमारा लिपिड होता है, that is lecithin and cephalin. This is the main lipid which is present in the mitochondria, and around 5% or less cholesterol. Cholesterol is also a lipid which get deposited in our arteries, and it is responsible for causing the heart attack. Okay, तो cholesterol भी present होता है, and around 5% free fatty acids and triglycerides. All these things are present in the mitochondria. Now, जैसे मैंने पहले भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है, that structure has the outer membrane and the inner membrane. So the outer membrane of the mitochondria contains larger amount of phospholipids and cardiolipin proteins in comparison to the inner membrane of the mitochondria. Okay. So this is the chemical composition of the mitochondria, which is very important. Now, जैसे मैंने पहले बताया था, mitochondria is responsible for performing many functions, and this mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Means it generates the energy giving compound. ठीक है. Now, before the generation of the energy giving compounds, there are certain enzymes which are present in the mitochondria. Along with the enzymes, the coenzymes are also present, which acts in a regular way to perform the different functions of the mitochondria. ठीक है, तो mitochondria utilizes the large substances such as carbohydrate and fat, oxygen as a fuel, and it is helpful in converting this carbohydrate, fat and oxygen into the carbon dioxide and the water molecule, plus the energy giving compound, that is the ATP, adenosine triphosphate. This is the energy giving compound which is formed by the mitochondria. So all these functions are performed by the different enzymes which are present in the mitochondria. So mitochondria has 4 parts of the enzymes, that is the enzyme which is present in the outer mitochondrial membrane. ठीक है,
So outer mitochondrial membrane में जो enzyme present होता है, that enzymes are monoamine oxidase. That is, next is the retinine insensitive NADH nicotine amide adenine dinucleotide hydrogenase. ये enzyme present होता है. Then C reductase. Then it has the kinesionin hydroxylase fatty acid. All these enzymes are present in the mitochondria. Okay? Now next enzyme of the mitochondria is the in the outer mitochondrial chamber. तो inner membrane और outer membrane के बीच में जो space available होती है, that is the outer mitochondrial chamber. वहां पर enzyme present होते हैं, and these enzymes are adenylate kinase and nucleosidase diphosphokinase. These are the two enzymes which are present in the outer mitochondrial chamber. Now next enzyme, that is third part of the mitochondrial enzyme, is the enzyme of inner mitochondrial chamber. Now this inner mitochondrial chamber में बहुत सारे enzymes present होते हैं, and these enzymes are responsible for the electron transport pathways. Okay, these enzymes are present in the mitochondria. So in this there is an NAD, that is nicotinamide adenine dinuclease. ये enzyme present होता है. Then it has the flavin बेटा आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Hello? Okay. Then it has the next enzyme, that is the flavin adenine dinucleotide. This is the second enzyme which is present in the inner mitochondrial chamber. It has the diphosphoryl pyridine nicotinamide. Then it has the 4 cytochromes enzyme, that is cytochrome A, cytochrome A3, cytochrome B, and cytochrome C. These are the enzymes which are present in the inner mitochondrial chamber, including the fatty acid acyl transferase. ठीक है, तो ये सारे enzymes जो होते हैं, they are responsible for performing the different functions in the mitochondria. Now the fourth part of the enzyme is the enzyme of the mitochondrial matrix. Inner part में जो हमारा enzyme होता है, that is matrix में, यहाँ पर जो enzymes present होते हैं, these are the malate dehydrogenase enzyme. Then next is the fumarase acutinase enzyme, citrate synthetase enzyme, alpha keto acid dehydrogenase enzyme, and beta oxidation enzyme. Okay, ये enzymes present होते हैं inner mitochondrial chamber. So all these enzymes are responsible for performing the different functions in the mitochondria. Now next, the important function of the mitochondria, जैसे मैंने पहले बताया था, the important functions, that is they converts energy stored in the food into the usable energy of for work. It means कि जो food में energy stored होती है उसको usable form में convert करता है, जिससे कि energy जो है utilize हो सके by the different components of the cells. They utilizes which are produced by the mitochondria, because of which this mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Okay? And it is responsible for the cellular respiration. So this is the next is the diagram for the energy liberation in the mitochondria and its utilization in the various cellular functions. ठीक है, तो energy liberation होता है, that liberated energy is utilized in the different cellular functions. So see in this, in the bottom there is a mitochondria, and this mitochondria consumes the oxygen, carbohydrate, fat as a fuel, and it converts. There is a reaction taking place inside the mitochondria with the help of different enzymes which are present in the different parts of the mitochondria, and they converts the carbohydrate and fat into the water and carbon dioxide. This is the exhausted form. This is the exhausted form of the carbohydrate and fat, and the ATP molecule, that is adenosine triphosphate molecule. It is the charged form, that is it is present in the form of energy, and this energy is utilized. Energy is used in the transport system, energy transport system, जिससे energy transport होती है from one part of the cell to the other part. It is used in the bioluminescence. It is used in the transmission of the impulses.
It is used in the active transport, biosynthesis of the living cell material, and motility and contraction of the cell. Okay, all these components of the cell utilizes the energy which is produced in the mitochondria, and this energy यहाँ पर हमारे क्या होता है, जो ATP होता है, adenosine triphosphate, 3 phosphate molecules are present here in the ATP, and यहाँ पर 1 phosphate molecule is attached. The last जो हमारा phosphate group होता है, it is linked by adenosine diphosphate by a special bond that is known as the energy rich bond. ठीक है, and when that third phosphate group detaches itself or release from the mitochondria, जैसे यहाँ पर दिखाया गया ADP adenosine diphosphate plus one of the phosphate, ये spent form में होता है, जो हमारा third phosphate group जब release होता है, then in that case there is a large amount of energy is released. It means near about 7,000 calorie of energy is given by one ATP molecule. So we can imagine that this is a large amount of energy given by the one ATP molecule, and large number of ATP molecules are present or produced by the large number of ATP molecules are produced by the mitochondria, which is utilized by the system, utilized by the cell for performing its different functions in a regular way. Okay, so this is how the mitochondria is responsible for the production of the energy, and it is known as the powerhouse of the cell. Is that clear to you all? बेटा आप लोगों को clear है ये? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को ना? Yes, ma'am. Okay. So next component of the cell organelle is the lysosome. Now this lysosome is also a very important part of the cell. Now this lysosome is also a tiny membrane bounded vesicles. Okay, membrane bounded vesicles, and they have a structure that its structure is just like a spherical organelles. ठीक है, राउंड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, and these spherical structures contains hydrolytic enzymes with a single membrane. ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस लाइसोसोम वे फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डी डोव इन 1955. So D. Dove was the person who first identified the lysosomes which is present in the plant cell and the animal cell. Okay. So generally they are often, large number of lysosomes are present in the cytoplasmic matrix and they are evenly distributed. यानी कि मैट्रिक्स में वो evenly distributed रहते हैं, equally distributed रहते हैं. And generally, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि it has a spherical structure. बट कुछ प्लांट्स रूट्स जो होते हैं उसमें जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट लाइसोसोम्स हैज द इरेगुलर स्ट्रक्चर. सो नेक्स्ट वी टेक द साइज ऑफ द lysosomes. The size of the lysosomes is around हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा मेरी? Yes, ma'am. आ रही है. और स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. दिख रही है. ओके, अगर स्क्रीन ना दिखे तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है. हाँ, क्योंकि लाइट बहुत जा रही है बेटा, तो डिस्टरबेंस बहुत क्रिएट हो रहा है इसलिए. So here the size of the lysosomes. In the size of the lysosomes, that is, its size varies from 0.2 to 0.8 micron. This is the regular size of the mitochondria, but in some cells, the size of the lysosomes become larger. That is, in the mammalian kidney, the size of the lysosomes are up to about 5 micron. This is the size of the lysosomes. Okay. And structures we have already discussed. Now next we comes to the function of the mitochondria. Now in the function of the mitochondria, that is, we are discussing about the lysosomes.
the function of the lysosomes, and in the function of the lysosomes breaks down the large food particles and invading objects. ठीक है, so जो हमारे large food particles present होते हैं that are broken down by the lysosomes. So large food particles are broken down by the lysosomes into smaller particles. Invading objects, जो बाहर से जो objects आते हैं cell में and which are useless to the cell, which are harmful to the cell, that are also broken down by the lysosomes. And जो हमारे cells के worn out part होते हैं, worn out part का मतलब क्या होगा, जैसे जो हमारे teared part होते हैं cells के जो parts baseless, useless हो जाते हैं, removed हो जाते हैं, है ना, that parts are also digested or broken down into smaller particles by the lysosomes. Okay. Now next we comes to the types of the lysosomes, and generally there are four different types of the lysosomes which are present in the cell. These are the primary lysosomes, secondary lysosomes, then next one is the residual bodies, and finally fourth one is the autophagic vacuoles or cytolysosomes. Okay. So first we take the primary lysosomes. Now these primary lysosomes has the sac-like bodies, vacuole hollow structure होते हैं, and these sac-like bodies contains many enzymes. Okay, so these secreted enzymes जो होते हैं, they are secreted directly by the granular endoplasmic reticulum. Okay, तो ये जो हमारे enzymes होते हैं, these enzymes are directly secreted by the granular endoplasmic reticulum, and these granular endoplasmic reticulum or cisternae of the Golgi complex. So these are cisternae of the Golgi complex and granular endoplasmic reticulums are responsible for secreting the enzymes which are present in the primary lysosomes. Okay. Now next we comes to the secondary lysosomes, or that secondary lysosomes are also known as digestive vacuoles or heterophagosomes. Now as the name suggests, digestive vacuoles means ये जो हमारे secondary lysosomes होते हैं, they generally feed on the foreign or exogenous और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, यानी कि जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, जो बाहर से सब्सटेंसेस सेल में आते हैं, that substances are utilized by the secondary lysosomes. And there is a process, that is the process of phagocytosis or heterophagy, yani ki they swallow up that substances, they engulf, they surround that substances, and after surrounding that substances, foreign substances, there is a formation of the membrane. membrane का formation हो जाता है उस substance के आसपास, और उसके बाद that substance, वो जो हमारा substance होता है, that are digested by the secondary lysosomes. ठीक है, तो ये जो membrane का formation होता है, that membrane formation takes place with the help of plasma membrane. Okay, so there is a formation of the membrane bound vesicles, and these membrane bound vesicles are known as pinosomes or phagosomes. तो ये जो हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, तो दिस डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय एनगल्फिंग द सब्सटेंसेस. सब्सटेंस को एनगल्फ करना मतलब क्या हो गया, सब्सटेंस को सराउंड करना, सब्सटेंस को रैप करना, कवर करना. और ये जो हमारे जो कवरिंग और एनगल्फिंग ऑफ द सब्सटेंस जो होता है, दैट इज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. ठीक है, सो दीज एंजाइमेटिक एक्टिविटीज आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी लाइसोसोम्स. दे आर यूज्ड फॉर डाइजेस्टिंग द मटेरियल्स. तो जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल्स होते हैं, दे आर डाइजेस्टेड और दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल्स. तो जब स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल्स हो जाएगा, देन ओनली देयर इज अ डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स. ठीक है, सो फूड मटेरियल्स आर डाइजेस्टेड एंड इजीली रेडीली जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम्स. एंड यहाँ पर डाइजेशन के बाद जो फूड मटेरियल, जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है, दैट डाइजेस्टेड मटेरियल पासेस फ्रॉम द लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में पास हो जाता है, वहां पर आ जाता है. एंड आफ्टर पासिंग इनटू द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, that food, digested food becomes the part of that cytoplasmic matrix. Okay, so this is the secondary lysosomes, and after the secondary lysosomes, next we have the residual bodies. Now as the name suggests, जो भी digestive food होता है from the secondary lysosomes, that digested food remains in indigestible form in the cytoplasmic matrix. ठीक है,
और ये जो हमारे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में इनडाइजेस्टिबल फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है, इनडाइजेस्टिबल फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जो सब्सटेंस फर्दर डाइजेस्ट ना हो, फर्दर ब्रेक डाउन ना हो, ठीक है, दैट इज द इनडाइजेस्टिबल फॉर्म। तो वो हमारा डेब्रीज की तरह, वेस्ट मटेरियल की तरह वहां पर प्रेजेंट होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी से दैट इट इज अ रेसिडुअल बॉडी इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये जो रेसिडुअल बॉडीज होती है, दीज रेसिडुअल बॉडीज आर जनरली द लिपिड्स which are released into the environment by the cell। ठीक है, तो ये जो हमारे लिपिड्स के फॉर्म में जो रेसिडुअल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, वो एनवायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है थ्रू द सेल बाय पासिंग थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। जैसे मैंने भी पहले भी बताया था, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल देयर इज स्मॉल ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, and these tubules like structures are responsible for removing the unwanted substances from the cell। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर जनरली सेमी परमिएबल इन नेचर। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? मजर अली? Yes, ma'am. ओके, आप लोगों को बेटा कोई चीज अगर ना समझ में आई तो आप क्लास के बीच में पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, है ना? तो जो भी डाउट्स हैं, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो ये जो हमारी रेसिडुअल बॉडीज जो होती हैं, these residual bodies are formed due to the lack of some enzymes into the lysosomes। ठीक है, यानी कि lysosomes में कुछ enzymes की deficiency हो जाती है, जिसकी वजह से residual bodies का formation होता है। and these residual bodies are responsible for causing 12 pathogenic diseases in the human beings। ठीक है, such as जो हमारा fever होता है, that fever is just because of the residual bodies, और congested heart failure, hepatitis, देन जॉइंट इंजरी, टिश्यू इंजरी, है ना? ये सारी जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीजेस होती हैं, ऑल दीज डिजीजेस आर जस्ट बिकॉज ऑफ द shortage of the enzyme or lack of the enzymes in the lysosomes, because of which there is a formation of the residual body। Now fourth type of lysosome is the autophagic or cytosomes। Now, autophagic or cytosomes means these are formed when the cell feed on the intracellular organelles such as mitochondria। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑटोफैगिक, ऑटोफैगिक मतलब कि खुद को सेल्फ ईटिंग, है ना, सेल को ईट करना। तो सेल के जो हमारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, उन ऑर्गेनेलीज को जब लाइजोसोम्स कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, दैट इज, ये हमारा क्या होता है, दैट बिकम्स ऑटोफैगोसोम्स और ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। ओके, सो सेल बॉडी, सेल में जो मैट्रिक्स में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को ईट करना, उन्हीं को एज अ फूड यूटिलाइज करना। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सम लाइसोसोम्स आर रिस्पांसिबल फॉर यूटिलाइजिंग द cell components which are cell organelles of the cytoplasmic matrix as a food, and that lysosomes are known as the autophagic vacuoles। Is that clear to you all? Yes, ma'am. Now this slide shows the composition of the lysosomes along with the different enzymes which are present in the lysosomes। ठीक है, तो यहाँ पर chemical composition show किया गया है slide में, and this chemical composition, in this chemical composition, lysosomes has generally 24 enzymes which are responsible for carrying out the different functions in the lysosomes। So यहाँ पर जो enzymes है, that is beta galactosidase, beta glucuronase, beta n acyl glucosaminidase, glucose alpha glucosidase, alpha mannose, etc. All these are the different enzymes. Along with the enzymes, there are activated salt materials also, that is magnesium। So magnesium ion is present, which is an activated magnesium ion। ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, this structure shows the enzymes of the lysosomes and their substances। तो यहाँ पर हमारे enzymes हैं, in the right side, left side there is a lipoprotein membrane जिसके अंदर enzymes present है, and on the right side there is a mucopolysaccharide
पॉलीसेक्राइड्स जहां पर हमारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, न्यूक्लिक एसिड, ग्लूकोजन, प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स। और ये जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं, दिस लाइसोसोम्स utilizes these enzymes, and these enzymes are enclosed in a single lipoprotein membrane which are utilized by the lysosomes responsible for performing the different functions of the lysosomes. Okay, and in case if there is any deficiency of these enzymes, they are responsible for generating or producing the disease in a human being. Okay, ये सारे enzymes बहुत important होते हैं in a human being. इतना clear है? Now after this, next we have the peroxisomes. Now, peroxisomes is also a organelle which is present in the cell. So it has the structure that is, again it has a round structure, spherical structures which contains the enzyme having a single membrane. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो enzyme जो हमारा peroxisomes होते हैं, that are also made up of the lipoproteins. एंड इनका जो मेन फंक्शन क्या होता है, दैट मेन फंक्शन इज टू डिग्रेड द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे नाम हमारा एज अ नेम सजेस्ट पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, ये किसके डिग्रेडेशन के लिए यूज होता है, इट इज यूज इन द डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ टॉक्सिक कंपाउंड which is produced during the metabolism reaction taking place inside the cell. ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसको प्रोड्यूस करके H2O2, it is converted into the water and the oxygen which is utilized by the cell. Now after peroxisomes we have the momentary organelles, that is the cilia and the flagella. Now this cilia and the flagella are the hair like organelles which are extended from the surface of the cell. यानी कि कभी सेल में बहुत minute hair like organelles होते हैं which is useful for the movement of the cell, है ना. सो ये हमारे सीलिया क्या होते हैं, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स ऑन अ सेल. अगर सेल की बॉडी पे, सेल वॉल पे लार्ज नंबर पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द सीलिया. एंड व्हेन लेस न्यूमरस एंड लॉन्गर, दे आर कॉल्ड द फ्लैजिला. तो सीलिया का जो साइज होता है इट इज स्मॉलर इन साइज, और फ्लैजिला का साइज जो होता है लार्ज साइज होता है, और जो उनका नंबर होता है उनका नंबर लेस होता है. लेसर इन नंबर एंड लार्जर इन साइज आर नोन एज फ्लैजिला, and smaller in size and larger in number is known as cilia. ठीक है, ये जो हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, these organelles are composed of 9 pairs of microtubules. यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अरेंज अराउंड अ सेंट्रल पेयर. ठीक है, तो 9 pairs of microtubules, एक सीलिया में अराउंड 9 pair of microtubules प्रेजेंट होते हैं. और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सेल मोटिलिटी, सेल के मूवमेंट के लिए ये हमारे यूज होते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया एंड द फ्लैजिला. यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जब आप सीलिया को कट करते हैं, ये जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है फर्स्ट स्ट्रक्चर में शो किया गया है, इसका इनर पार्ट इस तरीके से होता है, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये हमारे फ्यूज होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, जो आर्म्स होते हैं, दे माइक्रोट्यूबुल्स टू माइक्रोट्यूबुल्स आर कनेक्टेड, और दीज आर कनेक्टेड थ्रू द आर्म्स. और ये हमारा सेंट्रल पार्ट होता है माइक्रोट्यूबुल्स का. दिस इज द सेंट्रल अनफ्यूज पेयर ऑफ द माइक्रोट्यूबुल. ये हमारे दोनों सेंट्रल पार्ट में अनफ्यूज होते हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर. ठीक है, so this is the movement of the flagella. Flagella ये easily way में move करते हैं, and this slide shows the power stroke. किस तरीके से सीलिया पहले एक्सटेंड करते हैं, अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं, एंड इन द रिकवरी स्ट्रोक में, यानी कि जब आगे मूव करते हैं तो वो अपने आप को क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, यानी कि रिलैक्सिंग मोड में आते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे सेल्स होते हैं, दे आर मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. ओके, नाउ आफ्टर द सेल, next is the next component is the vacuoles. Now this vacuole is also a very important component of the cell. जैसे गोल्गी ऑपरेटर्स होते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर वैक्यूल्स, ये स्मॉल, यहाँ स्लाइड को देखिए, यहाँ पर स्मॉल सेक्रेटरी वैक्यूल्स, गोल गोल राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, दीज वैक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गोल्गी ऑपरेटर्स. ओके, और ये हमारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन अ सेल. सो दीज वैक्यूल्स आर आल्सो अ सैक ऑफ फ्लूइड, means it is a bag of fluid which is surrounded by a single membrane. Okay, and these vacuoles are generally
present in large amount in the plant cells, empty space, empty cells. Okay, इनका फंक्शन क्या होता है? अगर टेम्पररी वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना है इन अ सेल, and sometimes the Golgi potties does not have the capacity, does not have the space to store all these substances, then it is stored in the vacuoles of the cell. तो ये temporary parts होते हैं cells के, and it is used as a temporary storage place, as a storage place for the waste materials. Okay, so this is the structure of the vacuoles, empty bag like structure which is filled with the fluid. Now next we have the plastid, and plastids are very important. Okay, so these plastids are present in a plant, and these are generally colorless or colored substances. तो plant cell में जो plants में जो color होता है, that color is just because of the plastid, different colored plastic which is present in the plant cells. So there are three types of plastids in the plant cell. First one is the chloroplast, then next one is the chromoplast, and third one is the leucoplast. ठीक है, so plastids जो होते हैं, that plastids are generally colored plastids and colorless plastids. So these colored plastids and colorless plastids, and they are homogeneously distributed in the cytoplasm of the cell. Okay, जैसे मैंने पहले भी बताया था, they are present in the plant cells. जो size होता है plastid का, that is from 4 to 6 micron. This is the size of the plastids. So जो हमारे colored plastids होते हैं, generally chromoplast and chloroplast, these are the colored plastic responsible for providing the different colors to the cell. ठीक है, तो जैसे ये डायग्राम में यहाँ पर शो किया गया, this is a chromoplast. So this is red pepper. That red pepper का जो color होता है, that is because of the red color. ठीक है, रेड पेपर कलर, एंड दिस इज द फ्लावर. तो ये हमारे रेड प्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं विच इज गिविंग द रेड कलर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट्स. ओके, ये हमारे कलर्ड प्लास्टिक्स होते हैं. नेक्स्ट वी हैव द कलरलेस प्लास्टिक्स, एंड दीज कलर्ड प्लास्टिक्स जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड, और ये क्या करते हैं? पिगमेंट्स को, रेड पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द रेड कलर. ओके, next is the leucoplast. This leucoplast is a colorless plastid. Now, leucoplast generally has a storage function which is responsible for storing the starch, protein, and lipids. Okay? So, they are known as amyloplast and lipoplast. Lipoplast means the leucoplastid which stores the lipid. That is known as the leucoplast. The leucoplasts हमारे colorless होते हैं. Chromoplasts जो होते हैं, they are the colored plastids. And in the chromoplast, next plastid is the chloroplast, and we all know that this chloroplast is responsible for the giving the green color, that is the chlorophyll to the plants. Okay, so chloroplasts जो होते हैं, they are present in many forms and pigments, but generally they have a chlorophyll which is very important. Chloroplast green color का होता है ना, which is present in the plant and is responsible for the photosynthetic process. Photosynthesis जो होता है, it is just because of the chlorophyll which is present in the plant leaves. This is the structure of the chlorophyll. Again, it has a sac-like structure which contains the thylakoids, which is surrounded by double membrane. ठीक है, यहाँ पर small thylakoids present होते हैं. This is the stomata जहाँ पर reaction होता है, and there is an inner membrane and the outer membrane. और यहाँ पर granular sac of the thylakoids present होते हैं. ठीक है, inner membrane and outer membranes में ये हमारे covered होते हैं. That is the chloroplast, chlorophyll. And this chlorophyll का जो main important function होता है, that is it utilizes the light energy and the carbohydrate. Light energy and the carbohydrate for the production of the food. ठीक है, तो ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी, it converts the light energy to chemical energy stored in the bonds of glucose, right? Carbohydrate glucose के फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या होता है? लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट या फूड का प्रिपरेशन करना.
Main function of the chlorophyll is to prepare a food, preparation of the food through the photosynthesis process. Okay, the preparation of the food means there is a formation of the carbohydrate by the utilization of carbon dioxide, light energy, and water molecule. Okay, so this is the chloroplast, which is very important part of the plant cell and which is helping in the biosynthesis of food stuffs by the photosynthesis process. इतना क्लियर है बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay. Now next part of the cell is the third structure में हमारे पास आता है nucleus. It is a very important part of the cell and this nucleus is the central part of the cell and it is a very most significant component of the cell which controls various metabolic activities of the cell and contains the genetic material. Okay, and this nucleus was discovered by Robert Brown in 1831 and this nucleus is present in all eukaryotic cells of the plants and animals. Prokaryotic cells में nuclear materials जो होते हैं, it is not differentiated, it is not surrounded by a boundary. Okay, but in the eukaryotic cells the nucleus जो होता है, it is surrounded by a boundary, there is a nuclear membrane. So generally size of the nucleus जो होता है, it is directly in proportion to the cytoplasm. Okay, so nucleus consists of three structures. Generally three different structures in the nucleus are present, that is nuclear membrane, nucleoplasm or chromoplast, chromosomes and nucleolus. So these are the three different structures of the nucleus. So in the nucleus, generally nucleus produces the necessary precursor for the protein synthesis, and along with this nucleus is the DNA, that is the DNA housed within the cell nucleus. So DNA जो होता है, it is present inside the nucleus which contains the information for necessary for the creation for the majority of the protein, है ना, which is needed for the cell functioning. So DNA has the main information for the protein synthesis and जैसे मैंने पहले भी बताया था, this protein synthesis is very important and it is utilized by the cell. ठीक है, next is the nucleus has a different important structures which helps to maintain, process and protect the DNA. So एक important काम nucleus में क्या होता है? To maintain, to process and main important function of the nucleus is to protect the DNA. अगर nucleus DNA को protect नहीं करेगा, then the protein is not synthesized in a proper way. ठीक है, so see the structure of the nucleus. Here there is a nuclear membrane in the outer side. Okay, this is the nuclear membrane. Inside the nuclear membrane there is a nucleolus, there is a chromatid or the nucleoplast. This is responsible for having the chromosomes, okay, which is the carrier of the genetic characteristics in the living organism. That is the chromosomes, and along with the chromosomes there is a nucleophore through which the synthesized protein passes from the nucleus to the outer side of the cell. Okay, so in the nucleus, first we have the nuclear membrane. Now we will discuss about the nuclear structure. First we have the nuclear membrane. Now we will discuss about the nuclear membrane. ये जो nuclear membrane है, this nuclear membrane is bounded by the two membranes of lipoproteins. Okay, so this nuclear membrane is made up of the lipoproteins and it is a two membrane system. See in the diagram, there are two membranes of the lipoproteins and this nuclear membrane forms a kind of envelope around the nucleus and this is known as the nuclear envelope. So this nuclear envelope has many pores like structures. Okay, it has the pore like structures through which there is a movement or transportation of the chemical materials from cytoplasmic matrix into the nucleus and from the nucleus into the cytoplasmic matrix. Okay, so ये जो pore like structures हैं, this is responsible for the transportation of the important materials to and from the nucleus.
तो यहाँ पर जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दिस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप जो होती है दिस कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इट इज कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक हम लोग स्टार्टिंग में जो डायग्राम था एनिमल सेल का, we will see that diagram in the eukaryotic cell. See, this is the diagram. यहाँ पर जो outer membrane है, blue color से जो structure दिख रहा है in this diagram, this is the endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, and this is the continuous form of the nuclear membrane. ठीक है, तो rough endoplasmic reticulum में ribosomes present होते हैं. These ribosomes are responsible for the protein synthesis, and that synthesized protein is utilized by the DNA for the coding. Okay. Next, we have the nucleoplasm and the chromosomes. Now, this nucleoplasm, there is a space between the nuclear membrane and the nucleolus. इनके बीच में जो space होती है, that space is filled with a very liquid-like substances, and that liquid-like substance or watery substance is known as the nucleoplasm. And this nucleoplasm contains the phosphorus, ribose sugar, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? शुगर, प्रोटीन, राइबोस, फॉस्फोरस, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद द क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमैटिन है, दिस इज द क्रोमोसोम्स। ठीक है, एंड दीज क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे जनरली अपीयर्स in during the cell division form में, which is responsible for carrying the genetic material from one generation to the another generation. Okay, so ये जो हमारे chromatin और thread like chromosomes जो होते हैं they are fundamentally consist of large molecules of DNA. तो chromosomes में DNA present होता है which remains wrapped in RNA and nucleoprotein. So DNA molecule is wrapped in the RNA and the nucleoprotein. RNA and nucleoprotein surrounds the DNA which is present in the chromosomes. Okay. Now third part of the nucleus is the nucleolus. Now this nucleolus is present in the nucleoplasm which contains डार्कली स्टेन्ड स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, तो ये जो हमारा न्यूक्लियोलस जो होता है इट इज अ डार्क स्टेन्ड spherical body which is known as the nucleolus, and chemically nucleolus is composed of, generally nucleolus में large amount of ribosomal protein present होता है, ribosomal RNA present होता है। ठीक है, ये सारी चीजें nucleolus में present होती हैं, and nucleolus is responsible for storing the ribosomal RNA which is synthesized by the nuclear organizer region of DNA. So DNA जैसे पहले भी बताया था DNA is helpful in synthesizing the protein. तो ये जो हमारा राइबोसोमल RNA है it is synthesized by the nuclear organizer region of the DNA. DNA synthesizes the ribosomal RNA and this provides some new materials such as different types of transfer ribosomal RNAs and ribosomal protein for biogenesis of ribosomes, है ना, biogenesis यानी कि synthesis of ribosomes के लिए DNA nucleolus जो होता है it provides the material. Okay, so this is the main function of the nucleolus and all these are the important part of the nucleus. Okay, so this is the important components of the eukaryotic cell which is very important for the living organism. Okay, is that clear to you all? Yes, ma'am. Okay, so Yes, ma'am. this is the whole cell biology which we have discussed in the last two classes and in the today class. अब आप लोगों को बेटा कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, एंड फॉर टुडे माय क्लास इज ओवर। मैम बुक PDF सेंड कर दीजिएगा। बुक की PDF ना, हाँ सेंड कर दूंगी बेटा, मैं उसकी PDF बना लूं, मैं इस चैप्टर की मैं पूरी आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक है, और साथ में आप स्लाइड्स मैंने आप लोगों को सेंड कर दी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। यस मैम। So my class is over for today. Thank you, ma'am.